किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में मैं अनामिका आप सबों का बहुत स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी हम हाजिर हैं कृषि संबंधी कुछ नई जानकारियों के साथ। तो चलिए आज के सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। महानवमी के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं क्या है खास आज खबरें खेती में। मशरूम उत्पादन इकाई लगाने में सरकार की तरफ से मिलेगा 50% तक का अनुदान। बिजली पर निर्भरता कम करेगा सौर ऊर्जा। तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है एरिटर मशीन। बिहार में मशरूम की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। इस योजना के तहत पूरी लागत राशि का 50% तक सब्सिडी दिया जाएगा। मशरूम उत्पादन के लिए 20 लाख रुपए प्रति इकाई लागत पर 10 लाख रुपए सहायता अनुदान दिया जा रहा है। मशरूम स्पान उत्पादन के लिए 15 लाख रुपए प्रति इकाई लागत का 7.5 लाख रुपए अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार मशरूम कंपोस्ट उत्पादन के लिए 20 लाख रुपए प्रति इकाई लागत पर 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा 60 रुपए प्रति मशरूम कीट पर 54 रुपए अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। वानिकी अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र हाजीपुर के सौजन्य से आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पिछले दिनों हाजीपुर में 1 दिवसीय वृक्ष उत्पादक मेला सहित धारक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य बिहार के वृक्ष उत्पादक कृषकों के लिए बाजार की व्यवस्था करना, काष्ठ उद्योग से जुड़े उद्योगों से कृषकों को जोड़ना एवं कृषि वानिकी में उपयोगी वृक्षों की जानकारी देना था। 1 दिवसीय वृक्ष उत्पादक मेला सह हितधारक सम्मेलन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रोफेसर डॉक्टर सलील तिवारी एवं अन्य गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में वन उत्पादकता संस्थान रांची के निदेशक डॉक्टर नितिन कुलकर्णी, अनुसंधान समूह समन्वयक डॉक्टर योगेश्वर मिश्र, FREC हाजीपुर के प्रभारी सह वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य कुमार, तिरहुत वन प्रमंडल के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक अभय कुमार द्विवेदी एवं वन संरक्षक SK कौन मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने बिहार में कृषकों के लिए चलाए जा रहे समुदाय आधारित वन प्रबंधन एवं संरक्षण योजना, कृषि वानिकी क्षमता विकास योजना की सफलता और वर्तमान में केंद्र द्वारा किए जा रहे शोध कार्य से वहां मौजूद लोगों को अवगत कराया। बिहार में तो केवल 7% के लगभग का हमारा जो हरियाली क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए अत्यंत प्रयास किया जाना जरूरी है। और यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आजकल कृषि वानिकी के उपयोग से या इस तकनीक के उपयोग से हम कृषकों की अपनी ज़मीन पर भी अगर हम वानिकी का क्षेत्रफल इस तरह से बढ़ाएं कि उससे हमको अतिरिक्त आय का स्रोत बन सके, उससे अच्छी योजना कोई भी उपलब्ध नहीं हो सकती है। बढ़ते आधुनिक खेती की तकनीक से किसान भाइयों की बिजली पर निर्भरता काफी बढ़ गई है, जिससे उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा बिजली बिल के भुगतान में चला जाता है। सौर ऊर्जा ऐसी ही तकनीक है जिससे किसान भाइयों की बिजली पर निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी। देश में उत्पादन से अधिक विद्युत की मांग होने की वजह से आज के परिदृश्य में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की आवश्यकता महसूस होने लगी है। इसी गैर परंपरागत स्रोत में से एक है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई साल पहले से किया जा रहा है। इस तकनीक में सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सबसे सरल एवं आसान तरीका बन गया है। इससे एक ओर जहां ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर कम होगा, वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण भी होगा, साथ ही पर्यावरण पर दबाव भी कम होगा। इस तकनीक से किसान भाइयों की बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। आज के समय में कई ऐसे सोलर पंप सेट हैं जिससे सिंचाई करना बेहद ही किफायती साबित होता है।
किसान भाइयों, हरी सब्जियों में भिंडी पसंदीदा सब्जियों में एक है। बाजार में मांग और भाव के अनुसार भिंडी की खेती करने वाले किसान अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा मुनाफा उन्हीं किसानों को मिल रहा है जिनका उत्पादन बेहतर हो रहा है। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद भिंडी की आवश्यकता होती है। परभन, क्रांति, पूसा, सावनी, अर्का, अनामिका, पंजाब 7 भिंडी के उन्नत प्रभेद है। बेहतर उत्पादन और मुनाफा चाहते हैं तो किसान भाइयों, आप इन्हीं किस्मों को अपनाकर भिंडी की खेती करें। बरसात के समय तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिस कारण मछली का विकास प्रभावित होता है और मछलियां सुस्त हो जाती है। तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए एरेटर मशीन का प्रयोग मत्स्य पालकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। किसानों के लिए मुर्गी पालन एक अच्छा व्यवसाय है, जिसके जरिए अच्छी कमाई की जा सकती है। यह साबित कर दिखाया है वैशाली की राजा कुमार ने। राजकुमार मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़े और इसके पास तकरीबन 2500 से 3000 चूजे हैं। राजकुमार बताते हैं कि यह चूजे साल भर के अंदर तैयार हो जाते हैं, फिर इनका बाजार भाव भी काफी अच्छा मिलता है। राजकुमार को मुर्गी पालन के व्यवसाय से सालाना 4 से 5 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। भिंडी 2200 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 2200 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 2600 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि परवल 3200 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के ताजा मिजाज पर। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। अभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल को आवरण झुलसा से बचाने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से बचें और घास को हटाकर मेड़ को साफ रखें। इस समय धान की खड़ी फसल पर प्रोपिकोनाजोल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें। अभी आपने कृषि समाचार देखा। वक्त हो गया है एक छोटे से विराम का। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी।
इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। विराम के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुर्गी एवं मत्स्य पालन से जुड़े हमारे किसान भाइयों के लिए पिछले दिनों राजधानी में एक 3 दिवसीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कई विशेषज्ञों ने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से किसानों को कई योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आइए देखते हैं समेकित खेती पर यह खास रिपोर्ट। राज्य के और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो कंपनीज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, 12 राज्यों से हमारे यहाँ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंपनीज आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, 3 दिवसीय आयोजन से जुड़ी हुई है, जो आपको अपनी तकनीकी जानकारी मुहैया कराएगी। जो हमारे व्यवसायी गण है, जो व्यापारी हैं, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का निश्चित ही तौर पर लाभ मिलेगा। समेकित खेती से देश भर के किसानों की तस्वीर बदल रही है। केंद्र सरकार के कृषि क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन और राज्य के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के स्तर पर योजनाओं के सफल संचालन से बिहार के किसान भी समृद्धि की राह पर निकल पड़े हैं। बिहार में बहुत से किसान मछली और मुर्गी पालन को अपनाते हुए स्वयं और इस प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में लगे हैं। ऐसे ही किसानों को प्रोत्साहन और तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए बीते दिनों राजधानी पटना स्थित ज्ञान भवन में 3 दिवसीय तकनीकी सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विषय था बिहार पोल्ट्री एवं एक्वा एक्सपो 2022। इस 3 दिवसीय तकनीकी सम्मेलन सह प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मोहम्मद अफाक आलम, कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर N सरवन कुमार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के निदेशक विजय प्रकाश मीणा और बिहार पोल्ट्री एंड एक्वा एक्सपो के आयोजक राकेश कश्यप ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अपने स्वागत भाषण में एक्सपो के आयोजक राकेश कश्यप ने कहा कि इस निःशुल्क प्रवेश मेले में पोल्ट्री एवं मछली उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े देश के 12 से अधिक राज्यों की 56 राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने 97 स्टॉल लगाए हैं। पोल्ट्री के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसमें हमेशा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की एक महती भूमिका रही है। निदेशालय पशुपालन की भूमिका रही और निदेशालय की तरफ से मत्स्यिकी की भी भूमिका रही और आप सब लोगों के मिले जुले प्रयास से आज यह कार्यक्रम इस बेहतर स्वरूप में हो पा रहा है। कार्यक्रम में लगभग हम लोगों ने पिछले बार सर अगर बात करें तो 67 स्टॉल लगाया था, करीब 45 कंपनियों ने भाग लिया था। इस बार हम लोग 97 स्टॉल्स लगा रहे हैं और करीब 56 कंपनियों ने भाग लिया है। के क्षेत्र में जो
उपलब्धि हुई है, उस उपलब्धि का आकलन आप इससे लगा सकते हैं कि 2019-20 के बिहार के आर्थिक सर्वे में सरकार के द्वारा भी यह माना गया कि बिहार के जीडीपी में पोल्ट्री और अंडा उत्पादन की एक महती भूमिका है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि 2700 करोड़ की लागत के साथ बिहार की मंडियों का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया गया है। उन सभी मंडियों में मछली पालन और ऐसी गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए अलग से प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है ताकि राज्य के किसान अपने उत्पाद को ठीक से बेच सकें। जो बिहार की जो मंडियां हैं 54, जिसका हम लोग आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं 2700 करोड़ लगा करके, उन सभी मंडियों में हम लोग मछली पालकों और ऐसे गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों के लिए अलग से प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं कि अपने राज्य के किसान वहां अपने उत्पाद को ठीक से बेच सकें, जिसको हम बोलते हैं बायर और सेलर। जब एक जगह उपस्थित नहीं होगा एक प्लेटफॉर्म पर, तो फिर व्यापार बढ़ेगा कैसे। कृषि मंत्री ने कृषि तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अधिकारियों को इस क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों और व्यापारियों को बिहार में अपना व्यापार बढ़ाने संबंधी आवश्यक दस्तावेज सुगमता से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने एक्सपो, किसानों और उद्यमियों को बिहार सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग करने की भी बात कही। और जो हमारे इस कारोबार में लगे हुए जो हमारे कारोबारी हैं, मैं ये नहीं चाहता कि बिहार को आप कंज्यूमर स्टेट समझें। आप आए हैं, हम स्वागत करते हैं बिहार में आपको, लेकिन हम चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी, या तो आप स्वयं इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है हम देंगे, जरूरत पड़ा तो सब्सिडी भी देंगे, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए। बिहार के किसानों के साथ जो हमारे युवा उद्यमी हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए और ज्वाइंट वेंचर में बिहार को आगे ले जाने के लिए हम आपसे सहयोग की अपील भी करते हैं, जो आए हुए तमाम जो कारोबारी हैं। और बिहार के उन उद्यमियों को मैं बस शुभकामना देता हूं। अपने संबोधन में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मोहम्मद अफाक आलम ने कहा कि इस 3 दिवसीय एक्सपो के माध्यम से बिहार के लोग जागरूक होंगे और उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि बिहार में पशुपालकों के लिए अब राज्य सरकार द्वारा नई पॉलिसी बनाई गई है, जिसके तहत अंडा और मुर्गी पालन में सरकार किसानों को अनुदान के रूप में राशि देने जा रही है। हम हर जगह घूम के भी देखे हैं, कई नस्ल के मुर्गा भी है, मुर्गी भी है, मछली का भी स्टॉल है, कई ऐसा चीज़ जो है नई चीज़ देखने को मौका मिला है और आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इससे सही हम लोग मार्गदर्शन लें और स्टॉल जो लगाए हैं उनसे भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। और तमाम किसान भाइयों को भी हम धन्यवाद देते हैं, माननीय मंत्री जी को, सभी को धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का जो है स्टॉल लगा करके लोगों को जागरूक करने की जो बात सामने अभी है, लोग किसान इसमें जगेंगे और लोग रुचि भी लिए हैं। हम देख रहे हैं कि राज्य के कोने कोने से सभी किसान आए हैं। कार्यक्रम को कृषि विभाग में सचिव एन सरवण कुमार ने भी संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार प्रदेश के किसानों की बेहतरी के लिए कई अहम फैसले ले रही है। किसान उनका फायदा उठाकर कृषि में एक क्रांति ला सकते हैं। किसान को जो अपना खेती के साथ साथ कुछ कुक्कुट पालन करने का काम हो, जब मत्स्य पालन का करने का काम हो, तो वो करना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि उससे जो बाढ़ हो या सुखाड़ हो, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो खेती पर पड़ रहा है, उस तरह का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट अन्य क्षेत्र में जैसे कुक्कुट पालन हो, मत्स्य हो, बकरी पालन हो, उस पर नहीं पड़ता है। इसलिए भी ज़रूरी है, हम किसान तो किसान हैं और 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन किसान तो किसान हैं, वो खेती भी करेंगे और कुक्कुट पालन भी करेंगे, बकरी भी रखेंगे और तालाब टाइप का है तो मत्स्य पालन भी करेगा। तो ऐसी स्थिति में किसान को सब तरह का सपोर्ट कैसे हो, वो भी हम लोग राज्य सरकार की ओर से काम किया जा रहा है, उस पर भी हम लोग करेंगे। किसानों को पोल्ट्री व्यवसाय को विकसित करने और उनकी आर्थिक उन्नति को लेकर विशेष रूप से इस मेले के दूसरे दिन 2 तकनीकी सत्रों में पोल्ट्री के कुल 7 विषयों पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विषय पर देश भर से आए विशेषज्ञों ने किसानों और उद्यमियों के साथ चर्चा की।
इस अवसर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के द्वारा मत्स्य और मुर्गी पालन के वैज्ञानिक नुस्खे उपस्थित किसानों के साथ साझा किए गए। किसानों को जानकारी देने के लिए संबंधित क्षेत्र के व्यवसायी, व्यापारी और उद्यमी भी स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों एवं कार्यों के साथ मौजूद थे। इस कार्यक्रम के प्रमुख सहभागी के तौर पर बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बामेती तथा अटारी पटना, जिनके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र कार्य करते हैं, द्वारा भी अभिनव प्रयोग एवं नई तकनीकी जानकारियां किसानों को दी गई। सम्मेलन सह प्रदर्शनी के कवरेज के लिए दूरदर्शन केंद्र पटना की टीम भी मौजूद रही, जिसने पूरे कार्यक्रम का छायांकन किया। हमारे प्रतिनिधि ने उपस्थित वैज्ञानिकों, उद्यमियों एवं किसानों से बातचीत भी की। आइए देखते हैं उसके कुछ अंश। मुर्गी पालन के फ़ायदे क्या हैं, खास करके बिहार ऐसे प्रदेश में जहां की आज तक लोगों में पूर्ण जागरूकता नहीं आ पाई है मुर्गी पालन के प्रति। आप अपने बच्चे के जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, जो प्रोटीन गैप है, वो पूरा करने का अगर कोई साधन हो सकता है तो सबसे इजीली अवेलेबल वो आप मुर्गी पालन के रूप में आप उसको देख सकते हैं। ये साथ साथ आपके घर की ज़रूरतों को तो पूरा करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये रोज़गार का ही बहुत अच्छा माध्यम है। चूँकि बर्ड छोटा होता है तो आपकी घर की महिलाएं भी इसको कर सकती हैं, आपके बच्चे भी इसको देख सकते हैं। और इसमें कुछ है नहीं, अगर आप बेहतर मैनेजमेंट इन द सेंस, मतलब कहने का मतलब है एक जो मैनेजमेंट, जैसे एक आम जीवन, जैसे हमारा अगर कोई जीवन है तो उसमें मैं क्या सोचता हूँ, रोटी कपड़े मकान की हमें आवश्यकता है, जो कि बेसिक राइट है, बेसिक नीड भी है। तो पोल्ट्री में भी यही है, अगर एक उचित उनको आप स्थान दें रहने के लिए, स्वच्छ इन्वायरमेंट, प्रॉपर स्पेस दें, और जो आपके यहाँ खाना आता है वो दें, उसके साथ कुछ अगर सप्लीमेंट दें, जैसा कि आप अभी इतना बढ़िया सरकार प्रोग्राम चलाती है, पोल्ट्री एक्सपो ये सब हो रहा है, तो आप उससे भी कुछ सीख रहे होंगे। यहाँ जो वैज्ञानिक आ रहे हैं कुछ अपना बता रहे हैं कैसे करें, कैसे बेहतर प्रबंधन करें। अगर इससे कुछ आप लें तो आप बहुत बेहतर ढंग से अपने घर पे ही, अपने सीमित रिसोर्स में ही बहुत अच्छा प्रबंधन करके आप उससे एक आय का भी साधन बना सकते हैं। मुर्गी को पालन करने में जो है दाना का कितना महत्व है, उसके जो है एमाइनो एसिड्स का कितना महत्व है, और उसमें जो है पड़ने वाले सप्लीमेंट्स का कितना महत्व है। तो सबसे पहले हम ये किसान भाई आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है मुर्गियों में जो हम दाना देते हैं उसमें कितना देना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप जो दाना देते हैं उसमें उसका एमई वैल्यू कितना होना चाहिए और उसका सीपी वैल्यू कितना होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे बॉयलर स्टार्टर है, तो बॉयलर स्टार्टर में जो है कम से कम जो है 23% जो है आपको क्रूड प्रोटीन देना चाहिए, और उसके बाद जो है करीब आपको जो है 3000 के आसपास जो है आपको एमई वैल्यू देना चाहिए। जो जीवंत एक व्यवसाय है वो है मुर्गी पालन, और ये बिल्कुल कम पूंजी से भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। मुर्गी पालन के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है और न ही आपको बहुत सारा मतलब लागत लगेगी। इसके लिए आप जो है देसी मुर्गी पालन से आप व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, यानी घर के पीछे मुर्गी पालन के रूप में, जो जहां आपको पूंजी काफ़ी कम लगेगा। आप जो है 10 या 20 मुर्गे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ तक कि, और वो जो है आपको उसमें हम अगर फीडिंग के बारे में उसमें कहें तो आपको न के बराबर कुछ खर्चा आता है। मुर्गियाँ जो है चर करके और अपना जो है शरीर का विकास कर लेती हैं और पर्याप्त अंडे भी देती हैं। हमारे किसान शुरू से ही मेहनती रहे हैं। अब उनकी मेहनत, विज्ञान और तकनीक की त्रिवेणी देश और प्रदेश में भी किसान समाज की समृद्धि की अविरल धारा बहा रही है। पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण नीतियों एवं योजनाओं के कारण तस्वीर बदली है। अब किसानों की जागरूकता, प्रशिक्षण एवं कृषि शोधों के नवीनतम परिणामों की जानकारी किसानों तक बड़ी आसानी से पहुंच रही है। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य भी यही होता है। अभी आपने समेकित खेती पर यह रिपोर्ट देखा। हमें उम्मीद है कि दी गई ये सारी जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों के विकास के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात।
तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।